साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना हाई कोर्ट ने पलटू को जोर का झटका धीरे से दिया है और 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो आरक्षण का मामला है, जो नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, ये मामला बहुत जटिल होता है। इसलिए मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो ये पाया गया कि कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन पर सैकड़ों हजारों सालों तक जुल्म ढाए गए हैं और इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। ये जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे, बाबा साहेब अम्बेडकर और बड़े बड़े जो महापुरुष थे, उन्होंने ये बात सोची और सही सोची। तो उसके बाद क्या किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण दिया गया और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों को शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, बोलचाल में दलित भी कहते हैं। अनुसूचित जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, बोलचाल में आदिवासी भी कहते हैं। तो ये टोटल 22.5% आरक्षण दिया गया। एक बात मैं बता दूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो लिस्ट है वो पूरे देश में एक ही होती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो एक ही लिस्ट होती है। लेकिन पिछड़ी जातियों की जो लिस्ट होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बनती है। इसका ये मतलब हुआ कि एक जाति हो सकता है किसी एक राज्य में पिछड़ी जाति हो और दूसरे में अगड़ी जाति हो। तो अलग अलग राज्यों ने पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग आरक्षण दिए। उदाहरण के तौर पर 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मुंगेरी लाल एक पुराने कांग्रेसी नेता थे। उनका आयोग जो बना था उसकी सिफारिशें थी और उसको कर्पूरी ठाकुर ने लागू करके बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया। उसमें भी 2 श्रेणियां बनाई गई, एक एनेक्स्टियर 1 और एक एनेक्स्टियर 2। एनेक्स्टियर 1 में अत्यंत पिछड़ी जातियां रखी गई जिनको ईबीसी कहते हैं, और एनेक्स्टियर 2 में पिछड़ी जातियां रखी गई जिनको बीसी कहते हैं। उस पर एक तरह से समझिए कि बिहार में अगड़ी जातियों का बहुत गुस्सा मतलब फूटा, बहुत हंगामा हुआ और एक तरह से कर्पूरी ठाकुर की उसमें कुर्सी चली गई। उनके पार्टी के अंदर भी बगावत की स्थिति पैदा हो गई। तो खैर समय बदला, इस साल तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न ही दे दिया गया, लेकिन उस समय काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद सीधे चले आते हैं 1990 में। 1990 में हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीपी सिंह थे। वीपी सिंह ने देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। मंडल आयोग जो था वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, उनके नाम पर था और इस आयोग ने अपनी सिफारिशों को कई साल पहले ही सौंप दिया था, लेकिन सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वीपी सिंह ने उसको निकालकर ठंडे बस्ते से पिछड़ी जातियों के लिए देश भर में 27% आरक्षण का ऐलान कर दिया। यानी कि पहले से 22.5% और इधर 27%, कुल जमा 49.5% आरक्षण हो गया। 49.5%, मतलब 50% से थोड़ा सा कम। उस पर भी बहुत हंगामा हुआ। देश में कई लोगों ने, कई लड़कों ने तो आत्मदाह कर लिया, आग लगा ली शरीर में। जो आडवाणी जी थे वो रथ यात्रा पर निकल गए और एक तरह से वीपी सिंह की सरकार गिर गई। चंद्रशेखर ने बगावत कर दी और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अंत में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना पड़ा। उसके बाद 92 में आइए, 1992 में एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसको कहते हैं इंदिरा साहनी केस। ये कानून की किताब में इसको मील का पत्थर माना जाता है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कितने भी आरक्षण हो जाए उसको 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वो आरक्षण नहीं हो सकता है। इंदिरा साहनी केस की अब आजकल आप बहुत ज्यादा चर्चा सुनेंगे, लेकिन उसमें एक बात ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दी कि यदि किसी राज्य में असाधारण परिस्थितियां हों और कुछ बहुत पिछड़े और सुदूर के लोगों को यदि जोड़ना हो, मुख्य धारा में लाना हो, तो वहां 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। इसी वजह से तमिलनाडु में आज की तारीख में 69% आरक्षण है, 69%। छत्तीसगढ़ में 72% आरक्षण है और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड में 80% आरक्षण है। तो ये तो हो गया इंदिरा साहनी वाला केस। उसके बाद देखिए सीधे 2023 में आइए, बिहार के संदर्भ में आइए। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि एक जातीय जनगणना बिहार में होगी।
इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, ये कहकर चुनौती दी गई कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, भारत सरकार को है। तो बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में ये सफाई रखी कि हम लोग ये जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम लोग एक तरह का सर्वेक्षण करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। मतलब ये शब्दों का खेल था, जनगणना की जगह सर्वेक्षण शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी। तो ये जातीय जनगणना काफी मतलब युद्ध स्तर पर किया गया और इसमें एक फॉर्म लोगों को भरना था जिसमें 17 कॉलम थे, 17 स्तंभ थे। उसमें और भी चीजें पूछी गई जाति के अलावा, जैसे आपकी संपत्ति कितनी है, आपका सालाना इनकम कितना है, आपके पास जमीन है कि नहीं, आपके पास स्कूटर है या कार है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद देखिए जातीय जनगणना की रिपोर्ट पिछले साल 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसके बावजूद पलटू को इतनी हड़बड़ी थी कि गांधी जयंती को भी पटना सचिवालय का ताला खोला गया और प्रभारी मुख्य सचिव ने इसकी रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को लेकर भी बहुत विवाद हुआ। कहा गया कि सवर्णों की संख्या घटाकर दिखाई गई है, ब्राह्मणों और राजपूतों को बस 3% पर रख दिया गया है, भूमिहारों को और कम दिखाया गया है और कायस्थों को तो विलुप्त प्राय कर दिया गया है। तो खैर काफी हंगामा हुआ और उसके अगले महीने नवंबर में ही बिहार सरकार ने एक झटके में जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो नया फार्मूला लाया गया उसमें आरक्षण किया गया पिछड़ी जातियों के लिए 18%, अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए 25%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2%। तो अब इसको आप टोटल कर दें तो ये 65% हो जाता है। और इसमें यदि आप EWS जोड़ दें, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अगड़ी जातियों के जो पिछड़े गरीब लोग होते हैं, सवर्ण लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका 10% जोड़ दीजिए तो 65 + 10 75% हो जाएगा। इसके अलावा कुछ समांतर आरक्षण भी होते हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, पूर्व सैनिकों के बाल बच्चों के लिए, तो ये मामला लगभग 80% तक पहुंच जाता है। तो इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, विनोद चंद्रन साहब भी थे। 11 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई। पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। कल जाकर इसका फैसला आया और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि रद्द की जाती है ये आपका जो 65% आरक्षण की व्यवस्था और यथा स्थिति उसके पहले की स्थिति को लागू कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपने जो आरक्षण की व्यवस्था की है 65%, ये संविधान की धारा 15 और 16 का उल्लंघन है, समानता के खिलाफ सरकार जा रही है और काफी कड़ी टिप्पणियां की सरकार पर। तो इसको एक तरह से पलटू के लिए बहुत बड़ा झटका के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव में जेडीयू का अच्छा प्रदर्शन हुआ, 12 सीटें जीत ली पलटू ने, उसकी ये भी वजह थी जातीय जनगणना और 65% आरक्षण। तो अब इसके बाद विपक्ष जो है तेजस्वी एंड कंपनी, वो हमलावर हो गया है पलटू की सरकार पर। उनका कहना है कि अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में, इस फैसले को चुनौती दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही पलट सकता है। तो आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। तो मेरी समझ है कि एक पलटू राम एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, सभी पार्टियों के लोग आएंगे, पक्ष विपक्ष सबके, और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। वैसे मुझे इस बात की कम संभावना लगती है कि सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट देगा। और इसमें एक 9वीं अनुसूची की भी बात हो रही है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में यदि किसी विषय को रख दिया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। 9th शेड्यूल वाले विषयों पर अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कुछ मांगे ये भी उठाई जा रही है। वैसे उसमें भी कुछ कानूनविदों का मानना है कि 9वीं अनुसूची के भी विषयों पर चाहे तो कोर्ट दखलंदाजी कर सकता है। तो साथियों, इस पूरी चीज पर नजर बनाए हुई हूँ और जैसा है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।